हेलो फ्रेंड्स, मैं बीके सिंह आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल बीके सिंह साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं हूं बीके सिंह और आज रोज की तरह फिर एक बार ऑब्जेक्टिव महासंग्राम में उपस्थित हूं। जो क्लास 12th के बायोलॉजी की ऑब्जेक्टिव का ये एक तरह से क्यूज करवाई जाती है। यह जो है यह महासंग्राम का 5वां भाग उपस्थित है। तो प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। आपको 5 सेकेंड में एक ऑप्शन चूज करके बताना है। तो चलिए, यदि आप लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, हम बिना देर किए हुए आपको बता रहे हैं क्वेश्चन और 4 ऑप्शन। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, गोल्डन राइस में किस विटामिन को स्थानांतरित किया गया है? आपका ऑप्शन पहला है विटामिन ए, और ऑप्शन दूसरा है विटामिन बी12, ऑप्शन तीसरा है विटामिन सी और ऑप्शन चौथा है विटामिन डी। तो आप लोग 5 सेकेंड में जल्दी कमेंट करके बताएंगे कि गोल्डन राइस चावल है उसमें एक विटामिन को स्थानांतरित किया गया है, वह किस विटामिन को स्थानांतरित किया गया है? चलिए हम बताते हैं, इसमें विटामिन ए को स्थानांतरित किया गया है। जिसका ऑप्शन आंसर सही है वो सही है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है आपको, बीटी जीन का उपयोग कर किस फसल पीड़क को प्रतिरोधी बनाया गया है? आपका ऑप्शन है कपास, दूसरा है टमाटर, तीसरा है मक्का, चौथा है गेहूं। तो चलिए बताइए इसमें से कि बीटी जीन का उपयोग किस फसल के लिए किया गया है। आप लोग टॉपिक पर होंगे बीटी कॉटन, कॉटन का मतलब कपास, अर्थात इसका आंसर क्या होगा? कपास। चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन है, बीटी विष किस कीट वर्ग पर पड़ता है या होता है? यानी ऑप्शन है आपको लेपिडोप्टेरॉन, कोलियोप्टेरॉन, डायप्टेरॉन और इनमें से सभी। तो चलिए, ये जो विष है या इन सभी पर जो है से प्रभाव डालता है, यानी लेपिडोडेंड्रॉन, कोलियोप्टेरॉन और डायप्टेरॉन सभी पर, क्योंकि ये सभी जो कीट के वर्ग हैं वह कपास को नुकसान पहुंचाते हैं। चलिए अगला है क्वेश्चन, इनमें से कौन क्राइजीन फसल छेदक से बचाता है? चौथा क्वेश्चन है, इनमें से कौन क्राइजीन फसल छेदक से बचाता है? ऑप्शन ए है क्राइएसी, ऑप्शन बी है क्राइआईआईएबी, ऑप्शन सी है क्राइआईएबी, ऑप्शन डी है सभी। तो आप लोग इनमें से आंसर बताएंगे कि फसल छेदक से बचाने के लिए क्राइजीन जो है सभी जो है सभी से बचाता है। ये जो है सो विष है जो फसलों को नुकसान करता है, तो क्राइजीन जो है इस सब पर जो है प्रभाव डालता है, सब से बचाता है। इसका आंसर होगा सभी। चलिए 5वां क्वेश्चन है आपका, एलिसा, एलिसा का प्रयोग किस बीमारियों का पता लगाने के लिए किया जाता है? चलिए आपका ऑप्शन मैं दे रहा हूं, हिपेटाइटिस, ऑप्शन बी है आपका एड्स, ऑप्शन सी है आपका थायराइड, ऑप्शन डी है आपका सभी। तो बताएंगे कि एलिसा का प्रयोग जो है
किस बीमारी का प्रयोग पता लगाने के लिए किया जाता है? ये सभी बीमारी के लिए जो है यह एक टेस्ट होती है, अतः इसमें इसका आंसर होगा सभी। अगला क्वेश्चन है मानव प्रोटीन, पांचवा छठा, मानव प्रोटीन, यह होता मानव अल्फा एंटीट्रिप्सिन, अल्फा एंटीट्रिप्सिन किस बीमारी के उपचार के लिए, किस बीमारी के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है हैजा, ऑप्शन बी है आपका चेचक, ऑप्शन सी है इम्फीसीमा और ऑप्शन डी है गठिया। तो बताइए मानव प्रोटीन का प्रयोग जो है इम्फीसीमा एक डिजीज है, उसी को जो है उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए सातवां क्वेश्चन है बिना व्यवस्थित अनुमोदन एवं क्षतिपूरक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग क्या कहलाता है? आपका ऑप्शन देता हूं, बायो पेटेंट, ऑप्शन ए है बायो पेटेंट, ऑप्शन बी है बायो पायरेसी, ऑप्शन सी है बायोटेक्नोलॉजी, और ऑप्शन डी है आपका कोई नहीं, नॉन। तो बिना व्यवस्थित क्षति अनुमोदन एवं क्षतिपूरक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग बायोपायरेसी कहलाता है, अर्थात इसका आंसर होगा बायोपायरेसी। अगला है संकरण की पहचान किसके द्वारा की जाती है? चलिए ऑप्शन है पीसीआर, ऑप्शन बी है ऑटो रेडियोग्राफी, ऑप्शन सी है एलिसा और ऑप्शन डी है इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो संकरण की पहचान जो है वह किसके द्वारा किया जाता है? ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा किया जाता है। चलिए इसका आंसर हो गया ऑटो रेडियोग्राफी। चलिए आप इसे उतारिए। चलिए अब है 9वां क्वेश्चन आपके सामने में। क्वेश्चन है किन कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन का स्राव होता है? इंसुलिन का नाम सुने होंगे। इंसुलिन की कमी से मधुमेह हो जाता है, चीनी की बीमारी, शुगर। यानी आपका ऑप्शन है अग्नाशय की बीटा कोशिका से, बड़ी आंत की कोशिका से, जिह्वा की कोशिका से और पित्ताशय की कोशिका से। तो अग्नाशय की बीटा कोशिका से जो है इंसुलिन का स्राव होता है। अग्नाशय जो है दोहरी ग्रंथि का काम करता है, या एंजाइम का भी स्राव करता है और हार्मोन का भी स्राव करता है। यानी इसीलिए इसको जो है मतलब बाह्य ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका
जैव व्यवस्था में सबसे सुस्पष्ट इकाई को क्या कहते हैं? तो जैव व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई जो होती है वह कोशिका होती है। जीव के सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है और कोशिका के मिलने से उत्तक अंग और जीव बनता है। यानी जैव व्यवस्था के सबसे छोटा चीज जो होता है सो जीव होता है। जीव से आबादी बनती है, आबादी से जो है सो पूरा पारिस्थितिक तंत्र बन जाता है, पारी तंत्र बन जाता है उसके बाद। तो वो बड़ी इकाई है और सबसे छोटी इकाई जीव है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है आपको, एक ही जाति के जीवों के, एक ही जाति के जीवों के सामाजिक स्थानिक स्थानिक संगठन को क्या कहते हैं? संगठन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है स्पेसीज, स्पेसीज कहते हैं। ऑप्शन बी है आबादी कहते हैं, आबादी कहते हैं। ऑप्शन सी है समुदाय कहते हैं, समुदाय कहते हैं। ऑप्शन डी है आपका व्यष्टि यानी जाति कहते हैं। तो चलिए आप बताइए कि एक ही जाति के जीवों के स्थानिक संगठन को हम लोग क्या कहेंगे? आबादी कहेंगे। या एक प्रकार के अगर जीव है तो वह एक जातीय आबादी होगा। यदि बहुत प्रकार के जीव है तो वह बहुजातीय आबादी होगा, उसको हम समुदाय भी कह सकते हैं। अगर एक ही प्रकार के जीव है तो वह एक जातीय आबादी हुआ। इसका आंसर होगा आबादी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन बहुरूपता को दर्शाता है? इनमें कौन बहुरूपता को दर्शाता है? ऑप्शन ए है स्पाइरोगाइरा, सवाल होता है ये। ऑप्शन बी है खजूर। ऑप्शन सी है मधुमक्खी। ऑप्शन डी है पपीता। बहुरूपता माने बहुत सारा जीव एक साथ जो पाया जाता है, समझ ही गए होंगे। इनमें से कौन सबसे अधिक संख्या में पाया जाता है ग्रुप बना करके? मधुमक्खी। यानी इसका आंसर हो गया बहुरूपता यानी मधुमक्खी। आबादी का प्रसरण किस पर निर्भर करता है? आबादी का प्रसरण किन पर निर्भर करता है? निर्भर करता है। ऑप्शन ए है आगमन, आगमन पर। ऑप्शन बी बहिर्गमन पर, बहिर्गमन पर। ऑप्शन सी स्थानांतरण पर और ऑप्शन डी सभी। यानी आबादी जो है, आदमी जाएगा फिर भी आबादी, यहां से अगर एक स्थान से आबादी चला जाता है तो उस स्थान में आबादी कम जाता है, अगर आ जाता है तो उस स्थान में आबादी बढ़ जाता है। तो आगमन भी है, बहिर्गमन भी है। स्थानांतरण का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाना होता है। तो यानी आबादी जो है इन सब पर डिपेंड करता है। आबादी का प्रसरण जो है वह जो है इस सब चीज पर जो है डिपेंड करता है। चलिए 14 क्वेश्चन है आपका, किन कारणों से, किन कारणों से आबादी स्वरूप निर्भर करता है? निर्भर करता है। ऑप्शन ए है वितरण। ऑप्शन बी है घनत्व। ऑप्शन सी है जातीय रचना और ऑप्शन डी है
इनमें सभी। आबादी का स्वरूप जो है सब पर डिपेंड करता है, यानी इनमें से सभी इसका आंसर होगा। चलिए 15वां क्वेश्चन है, किन कारणों से आबादी सदा परिवर्तनशील होता है? आबादी परिवर्तनशील होता है। ऑप्शन ए है भौतिक कारण, ऑप्शन बी है जैविक कारण, ऑप्शन सी है ए और बी, ऑप्शन डी है कोई नहीं। कोई नहीं यानी जल्दी बताइए आप लोग। और भौतिक और जैविक कारण दोनों से परिवर्तन आबादी जो है परिवर्तनशील होता है। भौतिक परिवर्तन हुआ, भूकंप, बाढ़, ये सब। जैविक परिवर्तन हुआ, बीमारी, ये सब, झगड़ा, लड़ाई, ये सब जो हुआ जैविक परिवर्तन हुआ, जैविक कारण हुआ। उससे आबादी क्या होता रहता है? परिवर्तनशील होता रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, आबादी का स्थान होता है। आबादी का स्थान होता है। ऑप्शन ए स्पीसीज, ऑप्शन बी स्पीसीज के अधीनस्थ, ऑप्शन सी होता है समुदाय के ऊपर, समुदाय के ऊपर, ऑप्शन डी है आपका स्पीसीज के बराबर, स्पीसीज के बराबर। तो आबादी का स्थान कहाँ होता है? स्पीसीज के अधीनस्थ होता है, अधीन होता है। आबादी जो होता है वह प्रजाति के अधीन होता है, उसी पर वह क्या होता है? डिपेंड करता है। चलिए आप इसे उतारिए, आगे बढ़ते हैं। 15 16 हो गया है, 17वां आपका 17वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन रसायन आबादी के जीवों के बीच संचार स्थापित करने में मदद करता है? आपका ऑप्शन है टाइलिन, दूसरा है एंजाइम, चौथा है एरोमोन, पांचवा है चौथा है कोई नहीं। यानी टाइलिन एक तरह से एंजाइम ही है, यानी ये दोनों एक ही चीज है, और ये तो कुछ नहीं है, यानी इसका आंसर होगा फेरोमोन। चलिए अब 18 नंबर का क्वेश्चन है आपका। 18वां क्वेश्चन है आपका, आबादी के अध्ययन को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है आपका, क्रोनोलॉजी, डेमोग्राफी, इक्थियोलॉजी और पोडोलॉजी। तो बताइए आबादी के अध्ययन को क्या कहते हैं? अब चलिए हम बताते हैं, आबादी के अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है, या जनसंख्या के अध्ययन को जो है वह डेमोग्राफी कहा जाता है। चलिए इसका आंसर होगा बी। चलिए 19 की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, आबादी के अध्ययन में किन कारकों का ध्यान जरूरी है? आबादी के अध्ययन करेंगे तो वो करिए डेमोग्राफी कहलाएगा। उस डेमोग्राफी में हम क्या क्या अध्ययन करते हैं? सदस्यों की संख्या और उसके प्रकार, निश्चित क्षेत्र या उसके प्रकार, तीसरा निश्चित समय, और चौथा सभी। तो आबादी का जब अध्ययन करेंगे तो ये सभी चीज का ध्यान रखना जरूरी है, अर्थात इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। चलिए 19 हो गया। चलिए 20 नंबर, चलिए अंतरजातीय प्रतियोगिता, अंतरजातीय प्रतियोगिता के चलते एक ही जाति
के जीव एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को ऑप्शन ए है पृथक्करण, पृथकीकरण। ऑप्शन बी है समूहीकरण। ऑप्शन सी है समरूप वितरण। और ऑप्शन डी है एकत्रीकरण। चलिए जल्दी बताइए। अंतरजातीय प्रतियोगिता के कारण एक ही जाति के जीव एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, यह क्रिया क्या कहलाता है? यह क्रिया जो है अलग होना, अलग हो गया तो वह पृथक्करण यानी पृथकीकरण कहलाएगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन लिखाते हैं। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, उत्पादक उपभोक्ता के पारस्परिक संबंध के चलते उत्पादक की आबादी में उपभोक्ता की वृद्धि होती है, तो उस पर क्या असर पड़ता है? तो वृद्धि होती है, कमी आती है, यानी उपभोक्ता पर की वृद्धि में पर क्या असर पड़ता है? तो वो वृद्धि होती है, कमी आती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। आप लोग ऑप्शन सामने में है, बताएं। तो उपभोक्ता उत्पादक के पारस्परिक संबंध के कारण जो है उपभोक्ता में क्या हो जाएगा? कम जाएगा, यानी कमी आ जाती है। इसका आंसर हो जाएगा कमी आ जाती है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, मृदा में उपस्थित राइजोबियम जीवाणु अप्रत्यक्ष रूप से पौधों की आबादी पर किस प्रकार वृद्धि करते हैं? राइजोबियम जीवाणु जो होते हैं वह दलहनी पौधों की जड़ों में, गांठ में पाए जाते हैं, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जिससे पौधों में मिट्टी में उर्वरा शक्ति बढ़ती है, पौधों की आबादी में क्या होगी? वृद्धि कर होती है। अर्थात इसका आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। अब आपका 23 नंबर क्वेश्चन है, घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में ग्रास हॉपर क्या है? ग्रास हॉपर कहा जाता है राम जी के घोड़ा, जिसको कहते हैं टिड्डा। तो उसको वो क्या है? तो पहले ऑप्शन है तो उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता यानी उत्पादक कहते हैं पौधों, तो वो तो पौधा है नहीं, है तो जीव। तो प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं जो पौधा को खाता है, और द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं जो शाकाहारी को खाता है। यानी ग्रास हॉपर पौधों को खाता है, उसके पत्तियों को खाता है, इसीलिए यह क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऑप्शन है आपका एक दिशीय, ऑप्शन बी है आपका द्विदिशीय, ऑप्शन सी है आपका बहुदिशीय, और ऑप्शन डी है आपका कोई नहीं। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक ही दिशा में होता है, 10%, अर्थात इसका आंसर होगा एक दिशीय। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन
वन पारिस्थितिक तंत्र का एक उदाहरण है। ऑप्शन दे देता हूं, वेलिसनेरिया ये पौधा है। दूसरा है स्पाइरोगाइरा, ये सवाल है। और तीसरा है टेक्टोना, और चौथा है निम्फिया। तो वन पारिस्थितिक तंत्र में जो है, वन में ये सब पौधे हैं, लेकिन वन में पाए जाने वाला पौधा कौन है? तो ये टेक्टोना, ये सब जल में पाए जाने वाला है। तो इसका आंसर होगा टेक्टोना। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, संख्या के आधार पर एक फल वाले वृक्ष का पिरामिड कैसा होगा? ऑप्शन है आपका सीधा, ऑप्शन दूसरा है तिरछा, ऑप्शन तीसरा है उल्टा, और चौथा है ऑप्शन डी है आपका कोई नहीं। चलिए आप लोग इसका आंसर तो आसानी से दे सकते हैं। देखिए, एक फल वाला वृक्ष, वृक्ष तो एक है, इसको हजारों पक्षी खाएगा तो एक बड़ा बनेगा। अब पक्षी जब मरेगा तो उसको लाखों कीट जो है सो क्या करेंगे? खाएंगे। तो अर्थात ये उल्टा हो गया ना, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? उल्टा। संख्या के आधार पर, अगर द्रव्यमान के आधार पर होता तो वह सीधा हो जाता, क्योंकि फल द्रव्यमान के आधार पर होता तो ये उसका वजन ज्यादा होता है, पक्षी का वजन ज्यादा होता है, कीट का वजन कम हो, सॉरी पक्षी का वजन कम होता है। तो नीचे से ऊपर जाएंगे घटते क्रम में, तो ये हो जाएगा सीधा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है आपका, पारिस्थितिक तंत्र जिसको हम इकोसिस्टम कहते हैं ना, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया था? यानी फादर ऑफ इकोसिस्टम किसे कहा जाता है? तो सबसे पहले पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा टेंसले साहब दिए थे। ऑप्शन दे देते हैं, टेंसले हम बोल देते हैं, ओडम, बी है टेंसले, और ऑप्शन सी है रीटर, और ऑप्शन डी है ऑप्शन सी है हैकल। यानी इसका आंसर तो हम बोल ही दिए हैं, टेंसले साहब। यानी इसका आंसर क्या होगा? टेंसले। अगला, इनमें से कौन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है? इनमें कौन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है? ऑप्शन ए है मेढक, ऑप्शन बी है जीवाणु, ऑप्शन सी है गाय, और ऑप्शन डी है शेर। तो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता जो होते हैं से क्या होंगे? शाकाहारी होंगे। तो इनमें देख लीजिए कि शाकाहारी कौन है। मेढक शाकाहारी नहीं, कीड़ा मकोड़ा को खाता है। जीवाणु या भी जैसे मरे हुए सरे चीज पर उड़ता है। शेर मांसाहारी यानी गाय क्या है? शाकाहारी है। अगला है क्वेश्चन, तालाबीय पारिस्थितिक तंत्र में बड़ी मछली क्या होगी?
तो तालाबीय पारिस्थितिक तंत्र में बड़ी मछली क्या होगी? ऑप्शन है उत्पादक, ऑप्शन बी है उपभोक्ता, ऑप्शन बी है आपका अपघटनकर्ता, ऑप्शन सी है प्राथमिक उत्पादकता, प्राथमिक उपभोक्ता, और ऑप्शन डी है तृतीय उपभोक्ता। तो बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, छोटी मछली कीड़ा मकोड़ा को खाता है, कीड़ा मकोड़ा शैवाल को खाता है। तो कीड़ा मकोड़ा प्राथमिक उपभोक्ता, छोटी मछली हो जो हो गया वो द्वितीयक उपभोक्ता, और बड़ी मछली जो हो गया सो तृतीयक उपभोक्ता। चलिए तीसरा क्वेश्चन है आपका, घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में, घास स्थलीय तंत्र में संख्या पिरामिड होता है। कैसा होता है? चलिए ऑप्शन है आपका सीधा, उल्टा, ऑप्शन सी है आपका तिरछा, और ऑप्शन डी है आपका अनियमित। तो घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जो है वो संख्या, यानी घास गेहूं धान का संख्या ज्यादा होगा, शाकाहारी की संख्या कम होगा, उससे मांसाहारी के कम होगा, उच्च श्रेणी के मांसाहारी के कम होगा। अर्थात ये क्या बन रहा है? सीधा बन रहा है। अर्थात इसका पिरामिड क्या होगा? सीधा होगा। चलिए 30 क्वेश्चन का ये कंप्लीट हो गया है। आज का वीडियो हम यहीं तक खत्म करना चाहेंगे। इसे आप लोग देखें, याद करें, शाम में 7 बजे, सुबह में 7 बजे ये वीडियो देखें और इसे दोहराए। हम आपके परीक्षा की अच्छे रिजल्ट के लिए कामना करता हूं। चलिए तो इसी के साथ मैं वीडियो खत्म करना चाहूंगा। जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ख्याल करते रहें।